नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कानून में बदलाव होने जा रहे हैं, यानी लोकसभा में जो है नए कानून के ऊपर चर्चा होने जा रही है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा। तो क्या है नया कानून, क्या संशोधन है इसके अंदर, कितनी जरूरत है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मुंबई के जाने माने वकील विवेक जोशी जी, और इनसे हम जानेंगे कि नए कानून आने से जो है कितना लोगों में जो है परिवर्तन देखा जा सकता है, खासकर क्राइम में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, कितनी जरूरत है आज की तारीख में आईपीसी और जो धाराएं जो बदलाव होने जा रही है, संशोधन होने जा रहा है, कितनी जरूरत है कानून को सख्त करने की? सर, जब भी कोई भी कानून बनता है या किसी भी तरह से कानून को देखने की जरूरत होती है, तो उस समय ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो करंट परिस्थिति उस सरकार की है, जो करंट परिस्थिति उस देश की है, वो क्या हो रहा है उस देश में, कानून उसके हिसाब से बनाया जाता है। अभी अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें तो हिंदुस्तान में कानून की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के तौर पे कानून चलता था। उसके बाद जो मुगल आए तो मुगलों ने अपना कानून चलाया। मुगलों के आने के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपना कानून चलाया। और जब अंग्रेजों ने सर अपना कानून चलाया तो अगर आप ये देखेंगे तो मुगल एरा में हिदाया आलमगिरी और फतवा आलमगिरी नाम के दो कानून हुआ करते थे, जो अंग्रेजों के टाइम में, जब अंग्रेज आए 1600 से 1825 तक, उन्होंने किसी भी कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं करी। उन्होंने जो मुस्लिम कानून थे उनको चलने दिया। पहला जो दिखता है अंग्रेजों के छेड़छाड़ करने का कानून, जो हुआ है 1777 में, वारन हेस्टिंग नाम का एक आदमी था, उसने ये काम करा। उसके बाद ये चलता रहा। फिर जो फाइनल इंडियन पीनल कोड बना, आईपीसी जिसको ये बोलते थे अंग्रेज लोग, जिसको आईपीसी बोलते थे, इंडियन पीनल कोड को 1860 में इन्होंने लागू किया, लेकिन कंप्लीट कोड 1850 में ड्राफ्ट हुआ और 1856 में अंग्रेजों ने इसको वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में डाला। लेकिन आप सभी को पता है 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुई, जिसकी वजह से ये रह गया। और जब अंग्रेजों ने उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबा दिया, उसके बाद जो इंडियन पीनल कोड का जो कानून है 1860 में इन्होंने लॉन्च किया। 1860 से लेके 2022 तक ये कानून कई बार अमेंड हुआ। इसमें कई नए सेक्शन लगे, जैसे 498A करके एक सेक्शन था, वो आया। उसके अलावा भी कई सारे सेक्शन आए। लेकिन हिंदुस्तान आज जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, उन परिस्थितियों को देखते हुए ये कानून में बदलाव लाना बहुत जरूरी था। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने बहुत सही कदम उठाया है, ये कानूनों में बदलाव किया। सर, ये कानून क्या थे? पहले इसमें क्या होता था, अब क्या होगा, बदलाव के बाद क्या हो जाएगा इसके ऊपर? सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि ये कानून क्या थे और अब क्या हो गए। जैसे सर, पहले हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में दो तरह के कानून है। एक है सर स्टैट्यूटरी लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ में क्या होता है कि क्या करना बाध्य है, क्या नहीं करना है, क्या करने से मुझे सजा मिलेगी, ये स्टैट्यूटरी लॉ में है। कैसे ये सजा देनी है, कैसे कोर्ट चलेंगे, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये प्रोसीजरल लॉ का भाग है। और आप जो साक्ष्य पुलिस इकट्ठे करके लाती है या आप खुद कोर्ट में देते हैं, उन साक्ष्यों को कैसे देखना है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट का भाग है। तो सबसे पहले जो अभी भारत सरकार है, उन्होंने जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया 2023 का जी। और इसके बाद जो इंडियन पीनल कोड है उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के तौर पे कर दिया। और जो जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका नाम बदलकर इन्होंने भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का कर दिया। तो ये इसमें अमुक तौर पे बदलाव है। अभी मैं थोड़े टाइम पहले मैं कुछ चैनल देख रहा था, तो जिस पर ये रेगुलर चर्चा चल रही थी, तो एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इन बिलों के माध्यम से हिंदुस्तान के ऊपर हिंदी को जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल मिथ्या है, इसमें कोई तथ्य नहीं है जी। जो सीआरपीसी में बदलाव किया गया, सब आप समझिए बदलाव क्या किए गए। कुछ सेक्शंस हटाए गए, कुछ सेक्शंस नए जोड़े गए और कुछ सेक्शंस को रीओरिएंट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पहले ये सेक्शंस फैले हुए थे।
तो जैसे महिलाओं के कानून के कई सारे सेक्शंस इधर उधर थे, तो उन्होंने एक जगह ला के रख दिए और उसमें कई सेक्शंस जोड़ दिए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसी तरह से सीआरपीसी में आज भी एक चीज लिखी हुई है कि जो लोकल कोर्ट्स हैं उन जगहों पर लोकल लैंग्वेज ही चलेगी, उनके ऊपर किसी तरह की हिंदी नहीं थोपी गई है। खाली इनका नाम जो इंडियन पीनल कोड था उसकी जगह भारतीय लिख दिया, उससे किसी के ऊपर हिंदी नहीं थोपी जा रही जी। तो ये जो है, अब हम इस परिप्रेक्ष्य में इसको आगे चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है कि कानून जो है कड़ा होना चाहिए, कानून का लोगों में डर होना चाहिए, कानून का डर नहीं है करके क्राइम हो रहे हैं। तो इसमें किस तरह के सेक्शन को जो है और मजबूत बनाया गया है ताकि जो है क्राइम को कंट्रोल किया जाए, खासकर महिला के ऊपर अत्याचार हो गया और हत्याएं सारेआम जो हो रही हैं उसके ऊपर भी है कानून, लोग बड़े बड़े मुजरिम जो है बिना साक्ष्य के छूट जा रहे हैं। क्या इस सब में भी बदलाव किया गया है? सर, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, फॉरेंसिक साइंस में एडवांसमेंट हुआ है, जो कंप्यूटर में एडवांस हुआ है, डिजिटल में जो एडवांस हुआ है, वो सबको उन्होंने यूज करके इस कायदे कानून में जोड़ दिया है। अब आपकी बात मैं आगे रखता हूं जी। सबसे बड़ी बात यह है साहब, हिंदुस्तान में आज समस्याएं क्या हैं? सर, ये तो आप भी मानेंगे कि पिछले 4-5 साल से आपके सभी पत्रकार भाई बंधु, हमारे वकील भाई बंधु, पॉलिटिकल लोग सब एक चीज से परेशान है जिसका नाम है मॉब लिंचिंग। यस। कोई भी पार्टी विशेष हो, वो ये चाहती थी कि मॉब लिंचिंग का कानून हिंदुस्तान में बने और कड़ा कानून बने जिससे मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। तो अभी जो इंडियन पीनल कोड को जो चेंज करके बनाया गया उसमें मॉब लिंचिंग का कानून की व्यवस्था कर दी गई है। आज आप मॉब लिंचिंग करेंगे तो आपको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरी समस्या हिंदुस्तान में थी, ये केरला फाइल करके जो मूवी आई उसने इस समस्या को बड़े खुल के सामने लाया, जिसको लव जिहाद जी नाम का जो शब्द करते हैं। अब इस कानून में लव जिहाद को डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी लिखी गई है जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह की चीज को प्रिवेंट करने का काम किया गया है। तीसरा मुद्दा जो हिंदुस्तान के पास था वो महिलाएं और बच्चों को प्रोटेक्शन देने का काम था। आज जगह जगह महिलाएं जा रही हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, ऑफिस में छेड़छाड़ हो रही है, इधर छेड़ हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके ऊपर भी एक कड़ा कानून बना। और इसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम आज एक बहुत उभरता हुआ चीज हो गई है। अभी आप जैसे देखिए, गुंडे बदमाशों ने भी अपने आप को एक कंपनी के तौर पे चलाना शुरू कर दिया। वो आज एक ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, आपस में मिलते हैं, बकायदा उनका गैंग लीडर मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और उनके साथ में एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लोगों का मर्डर कर रहे हैं और उससे ये लोग पैसे कमा रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उसको रोकने का भी प्रावधान इसमें, जैसे विदेशों में गैंग लीडर हुआ करता था, बिल्कुल सही बात, उस तरह का, बिल्कुल सही। अंडरवर्ल्ड इंडिया में आ गया। इसके बाद साहब जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमुक अमुक कानून सिर्फ मर्दों पे लागू होगा और अमुक अमुक कानून सिर्फ औरतों पे लागू होगा। तो इस चीज में उन्होंने ये भी देखा है कि जेंडर न्यूट्रल को कर दिया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात जी जो कानून की बात है, उन्होंने राजद्रोह को खत्म कर दिया। राजद्रोह जो अंग्रेजों के जमाने में 124A करके इंडियन पीनल कोड में जो दफा उन्होंने लगाई थी, भारतीय दंड संहिता में लगाई थी, जिसके ऊपर विनायक दामोदर सावरकर जी को भी सजा मिली, वो कानून इन्होंने खत्म कर दिया। और वो खत्म करने के साथ इन्होंने नया कानून बनाया जिसको देशद्रोह की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये इस चीज में बदलाव लेके आए हैं। अब मैं आपको एक एक करके इन चीजों के बारे में मैं बताता हूं। पुराने जमाने में 124A धारा, जो धारा 124A थी, वो राजद्रोह के लिए थी। अंग्रेजों ने इसलिए बनाई थी कि भाई हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो हम उसे राजद्रोह में बंद कर सकते हैं, ताकि और क्रांतिकारी जो हैं वो सामने ना आए। तो इसलिए वो बनाया गया था। और ये लॉ, जो राजद्रोह का जो लॉ था, इसको हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जाने के बाद भी बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टियों ने मिसयूज भी करा। इसमें कई लोग बेचारे जो सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको अंदर डाल दिया गया, राजद्रोह का कानून उनके ऊपर लगा के। तो आज ये कानून खत्म हो गया। मतलब इसके बदले में क्या लगेगा? उसके बदले में इन्होंने सेक्शन 150, 150 करके एक नया सेक्शन बनाया है
जिसमें इन्होंने देशद्रोह की बात करी है। आज आप देश के खिलाफ किसी चीज में जाते हैं, आप किसी तरह की विध्वंसकारी हरकतें करते हैं, आप देश को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप इस कानून के अंतर्गत आएंगे। अभी जैसे आपको याद होगा कि कुछ समय पहले देश में JNU यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, देश के टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अब ये जो चीज है ये आपको देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। अगर आप इस तरह की कोई चर्चा करते हैं तो आपको 150 सेक्शन के तहत आप पर कार्रवाई होगी। आपको इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूं कि आपने सुना होगा कि एक शर्जिल इमाम करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत को खुला चैलेंज दिया ये बोल के कि नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से सेपरेट चिकन नेक करती है, अगर हम चिकन नेक को गर्दन से पकड़ लेंगे और हम उसको काट देंगे तो भारत की सरकार हमारी बात सुनने पर बाध्य हो जाएगी। भारत सरकार आपकी बात तब भी सुनती थी, आज भी सुनती है, आपको चिकन नेक काटने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये बात भी कही कि हम जो है रास्ते में इतनी गंदगी फैला देंगे कि उसको साफ करने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये 150 के तहत आती हैं। अगर आप देश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप देश के खिलाफ कहीं से हथियार इकट्ठे करके लाते हैं और एक लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर सूबा हम उसको वहां से हटा देंगे, तो ये जो चीज है ये सब 150 में आपको पेनलाइज किया जाएगा और आपको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। उसी तरह से आपने कई बार ये देखा होगा कि इस देश में जो गुंडे बदमाश हैं, जो अराजक तत्व हैं, ये बाहर के देशों में बैठ के इस देश के लिए नुकसानदायक काम करते हैं। जी। तो आज अगर आपके ऊपर इस सेक्शन में FIR दर्ज हुई और अगर आप बाहर भी बैठे हैं तो उसको इन एब्सेंशिया बोलते हैं, मतलब आपकी उपस्थिति के बगैर जी भारत सरकार, भारत का कायदा, भारत का कोर्ट आपके ऊपर मुकदमा चला सकता है और आपको सजा भी दे सकता है। लेकिन हाँ, वो सजा एग्जीक्यूट होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप भारत में हो ही नहीं। लेकिन अगर आप इस सजा के खिलाफ अपील करना जाने चाहते हो तो उसकी कंडीशन ये होगी कि आप हिंदुस्तान में आएंगे, भारत सरकार को सरेंडर करेंगे, तब आपको उसके खिलाफ अपील करने की परमिशन दी जाएगी। ऐसा इस तो आएगा क्यों? वो तो आएगा तो अरेस्ट हो जाएगा। सर वो इसलिए आएगा क्योंकि जब आपके नाम पर सजा रहेगी तो भारत सरकार आपके नाम पे वारंट निकालेगी और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यार्पण ट्रीटी जो हमारी लोगों के साथ है, हमारी संधि जिन देशों के साथ है, इससे मैं आपको एक बात बताऊं सर, बहुत ज्यादा लोगों पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो खालिस्तान की तरफ से आतंकवाद करते हैं, जो ब्रिटेन में छुपे हुए हैं या कनाडा में छुपे हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया में छुपे हैं, जो भारत की एम्बेसी पे हमला करते हैं, ये प्रावधान उनको रोकने के लिए कारगर साबित होगा। तो अच्छा, इसमें पहले मिनिमम 3 साल की सजा थी और मैक्सिमम लाइफ थी जो सावरकर जी को मिली। आज इसमें मिनिमम सजा 7 साल की और मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो इन्होंने रखा। मतलब कम से कम 3 वाला जो है 7 कर दिया। हाँ जी। अब दूसरा ज्वलंत मुद्दा हिंदुस्तान के पास है जो मॉब लिंचिंग का है। जी। 4-5 आदमी, 10-15 आदमी, 100-200 आदमी इकट्ठे होते हैं और एक आदमी को जात के नाम पे, उसके रिलीजन के नाम पर, उसके खान पान के नाम पे, वो कहाँ पैदा हुआ है उसके नाम पर आप उस आदमी का मर्डर कर देते हैं। तो आज आप 5 जो अब ये नया कानून बना है उसके हिसाब से कोई भी आदमी जो मर्डर करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन के लिए भी होगा। लेकिन इसी में एक सेक्शन 101/2 जो है उसमें क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूं। 5 या 5 से ज्यादा आदमी साथ मिलकर अगर किसी का मर्डर करते हैं तो वो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। और इसमें आप 5 हो या 200 आदमी हो, यही माना जाएगा कि आपने सबने मॉब लिंचिंग करी है तो सजा 200 को ही मिलेगी। पुराने टाइम में क्या होता था कि सर हम वकील लोग जब कोर्ट में जाते थे तो हम रोल डिफाइन करते थे, किसका रोल कितना है, उसके हिसाब से सजा मिलती थी। इसमें वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। सबके ऊपर सेम, बिल्कुल सबके ऊपर सेम कानून आया। पालघर में हुआ था जो साधुओं के ऊपर, बिल्कुल साहब, पालघर में जो हुआ बड़ी दुखद घटना थी। अच्छा, इसके बाद सर हम आगे की चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर आज टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, तो टेररिस्ट अटैक की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी हमारे देश में। तो उससे पहले हम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसका लेके करते थे। लेकिन अभी बीच में आपको याद होगा 2 महिलाओं का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चला था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने
ऐसी टिप्पणी करी थी कि भाई जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका तो डेफिनेशन ही मतलब इसमें पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होता, तो वो कोर्ट को डिफाइन करने का मौका मिल गया वहां पर। अब इन्होंने जो नया ये लेके आए हैं, इसमें इन्होंने ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट एक नया सेक्शन ही बना दिया है और उसमें इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज की बकायदा डेफिनेशन दे दी है, जो इतनी सख्त है कि अगर आप किसी तरह का बम यूज करेंगे, किसी तरह का डायनामाइट यूज करेंगे, किसी तरह का एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज करेंगे, आप सरकार की या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बम धमाके से उड़ा के आप ये करेंगे, और सबसे बड़ी बात है टेररिस्ट एक्टिविटी में वो भी आएगा अगर आप किसी तरह की सप्लाईज रोक देंगे। मान लीजिए कि आज मणिपुर में कुछ हो रहा है, भारत सरकार यहां से सामान भेज रही है और उसको आप जाके रोकते हैं वहां ताकि वहां के लोगों को रसद ना मिले, तो उसको भी टेररिस्ट एक्टिविटी माना जाएगा। तो ये कड़े कानून जो आज हिंदुस्तान ज्यादा करके इसमें जो नक्सलवादी जो है उनके ऊपर कंट्रोल करने में काफी, हाँ, कंट्रोल करने में काफी इसको मदद मिलेगी। इसके बाद सर, आपने जब हम वीडियो शुरू होने से पहले चर्चा कर रहे थे तो आपने एक बड़ा वैलिड प्रश्न उठाया जो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर था। महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा, एक नया सेक्शन 69 भारत सरकार ने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप देखिए, बहुत सारी महिलाएं इस तरह से परेशान थी कि लोग उनसे शादी करने का झांसा देते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते थे। तो पहले वो रेप की कैटेगरी में आता था, लेकिन लोग इसलिए बच जाते थे कि भाई ये कंसेंट में हमारे और आपके फिजिकल रिलेशन हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चीज को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने सेक्शन 69 बनाया और इसको बनाने के बाद उन्होंने जो चीज लिखी वो बहुत बढ़िया लिखी। अगर आप किसी महिला को उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, उसको झूठ बोलते हैं कि मैं तुझसे शादी करूंगा और आपकी इंटेंशन शादी करने की थी नहीं, आप उसे बोलते हैं कि भाई मैं तुझे एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं तेरा प्रमोशन करूंगा, ये सारी की सारी चीजें में आपको सजा मिलेगी और सजा 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है। अब ये सेक्शन जब सरकार ने बनाया ना सर, तो सरकार इसमें खेल गई। कैसे खेल गई? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है, कैसे खेल गई। अभी देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं लव जिहाद का काट करनी थी, उत्तर देना था, उसके खिलाफ कानून बनाना था। अब मैं इस विषय में बाद में जाऊंगा, कौन करता है कौन नहीं करता, लेकिन सरकार ने इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा, क्योंकि अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स लिखा है। सरकार ने एक्सप्लेनेशन में डिसीटफुल मीन्स की डेफिनेशन दी। आप ये समझिए क्या दी, डिसीटफुल मीन शैल इंक्लूड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन। मतलब आप किसी को झूठा बोलते हैं कि मैं तेरे को प्रमोशन दूंगा या एम्प्लॉयमेंट दूंगा और उसके साथ सेक्स करते हैं और आप उसको इंड्यूस करते हैं, या फिर आप शादी करते हैं जी अपना रिलीजन सप्रेस करके, तो ये इंड्यूसमेंट जो है ये डिसीटफुल मीन्स में माना जाएगा और आपको 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। सर, लेकिन जितने कानून कठोर बनते हैं इसका मिसयूज भी तो होता है। महिलाएं कम है क्या इसमें? महिलाएं भी तो इस चीज से उतना ही इन्वॉल्वमेंट है, क्यों झांसे में आती है? हो सकता है वो भी अपना प्रमोशन कराने ले झांसे में आ जाती है। देखिए, ये बात, कानून उनके लिए बनते हैं जी जो लोग कानून तोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आप आज बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं जी, गुंडे को तो लाइसेंस चाहिए ही नहीं, हाँ ओपनली उसको तो वो तो वैसे ही लेके घूम रहा है। तो कानून उनके लिए बनते हैं जो देश की समाज की भलाई करने के चाहते हैं। अभी कोई आदमी जबरदस्ती फंसता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने इसमें लिखा है कि जब तक डिसीटफुल नहीं होगा, आपने किसी को बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि 2 लोगों में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। शारीरिक संबंध स्थापित होने से पहले लड़के ने लड़की को बोला कि भाई मैं तेरे से शादी करूंगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उनमें अनबन हो गई और वो अलग हो गए, जैसे अक्सर आज देखने को मिल रहा है। शहरों में ज्यादा ही हो रहा है। तो उस चीज में वो इंटेंशन नहीं मानी जाएगी कि आप झूठ बोल रहे थे, आपको ने उसको झूठ बोल के नहीं फंसाया, उस वक्त आपकी इंटेंशन थी शादी करने की, बाद में आप चीजों को खुलासा हुआ या आपकी फैमिलियों ने दबाव डाला, तो आपकी इंटेंशन पे सवाल नहीं उठ रहा है जी, तो आप इस सेक्शन में नहीं आएंगे, आपका बचाव किया गया है। और जहां तक कानून को यूज और मिसयूज होने का है, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिसयूज और अब्यूज हुआ हुआ कानून 498 है। खुला मिसयूज हो रहा है, खुला अब्यूज हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कानून उनके लिए बनाया है जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ की बात थी सर।
इसके बाद सर मैं आपको लेके चलूंगा, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज क्राइम आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या अभी बन तो डिजिटल क्राइम भी आ गया है बहुत जोरों में, लोगों के पैसे चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। वो भी सर ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में आता है। वो भी जो डिजिटल क्राइम आप देख रहे हैं वो भी लोग ग्रुप बना के ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। तो पहले अभी जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि मकोका नाम का एक कानून है, गुजरात में गुजकोका नाम का कानून है, मतलब ये ऑर्गेनाइज क्राइम को पकड़ने के लिए है। अभी क्या हुआ, भारत सरकार ने ये देखा कि बहुत सारे स्टेट्स ने अपना कानून बनाया है नहीं, तो या तो महाराष्ट्र का कानून लेते थे या गुजरात का कानून लेते थे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मकोका चलता है जी, दिल्ली में अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम करें तो मकोका के तहत आपको सजा मिलती है। भारत सरकार ने अब 109 सेक्शन इसमें बनाया और उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी को डिफाइन करा, उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को डिफाइन किया। तो ये सारी जो चीजें मतलब भारत सरकार ने करी, ये एक देश को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने के मकसद से करी और इसमें कोई उनकी बदनीयती नहीं थी जी। उन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। अब जैसे आपने बोला डिजिटल जो चीज है, आज सीआरपीसी में बदलाव के बाद अब डिजिटल क्राइम कैसे होता है देख लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर जैसे कि नक्सल वाले राज्य में बैठे हुए कुछ लोग जो है जामताड़ा, हाँ, महाराष्ट्र में आके जो है महाराष्ट्र में ऑनलाइन फ्रॉड कर दिए, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए चले गए। लेकिन जब पुलिस को मालूम पड़ता है वो कहीं और बैठे हुए हैं तो उनको आरोपी लाने में बाकी चीजें करने में दिक्कत होती है। इसमें सुधार होने की बहुत जरूरत है। इसमें सुधार होएगा और इसमें जो है सुधार से ज्यादा सर मैं ये बोलूंगा लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। जब आपके मोबाइल फोन पे कोई ऐसा लिंक आता है या कोई ऐसा एसएमएस आता है या कोई आपसे आपका पिन नंबर पूछता है, आप ना दें। सर जागरूक तो सभी है, तुम डाल हम पात। तो जो ये क्राइम करने वाले लोग हैं कोई ना कोई, जैसे मिस कॉल में भी चला जा रहा है पैसे। अभी ऐसे भी आया सामने कि मिस कॉल में चला जा रहा है, आपका साउंड के ऊपर आपको बना देंगे, फैमिली को फोन करेंगे कि इनको ये करिए। तो इस तरह के फ्रॉड तो चलते ही जा रहे हैं ना। अभी जैसे कि ये एक चीज रोक दिया तो दूसरा चालू, तीसरा चालू, किसी न किसी बहाने पैसे चले जा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर कि इसमें जो है किसी को डर ही नहीं है कानून का। नहीं, कानून का डर पहले नहीं था, लेकिन अब जो सेक्शन 109 इंडियन पिनल कोड में बनाया गया है उस सेक्शन की वजह से इनमें डर आ जाएगा। अगर पकड़े जाएंगे तो आपको 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा होगी। अब मैं आपको सीआरपीसी की बात करता हूँ। सीआरपीसी में जो बदलाव किया उस बदलाव से किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उसमें अच्छी चीज क्या करी, 0 नंबर की एफआईआर अब मैंडेटरी कर दी कि आप अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस वाले आपकी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते। उनको 0 नंबर की एफआईआर में रजिस्टर करके 15 दिन के भीतर उन्हें उस पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर भेजनी है जहां पे वो जा सकेंगे। आज आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, तो जिस थाने में आप ऑनलाइन कंप्लेंट भेजेंगे या जिस थाने में आप ऑनलाइन चिट्ठी लिखेंगे वो थाने का जो थाना प्रभारी है उसके ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करे और जिस दिन कन्वर्ट करेगा उससे 3 दिन के अंदर उसे आपको बुला के आपके सिग्नेचर लेने हैं ताकि वो आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब मान लीजिए जैसे कहीं क्राइम हुआ तो जो नया कानून आया है उसके प्रावधान के हिसाब से नए कानून में 7 साल से ऊपर के जितने भी क्राइम हैं उसमें हिंदुस्तान में अब एक डिजिटल फोरेंसिक वैन जाएगी और वो डिजिटल फोरेंसिक वैन फोरेंसिक जांच करेगी, फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करेगी। फोरेंसिक जो जांच है सर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें भेदभाव नहीं करती है। उसका काम है जिसका डीएनए मिला वो मिला के देगी जी, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये फोरेंसिक का जो कायदा है उन्होंने उसमें जोड़ा, एफआईआर को जल्दी चलाने का उन्होंने कायदा जोड़ा। इसके बाद सर सबसे बड़ा एक जो कायदा हिंदुस्तान की सरकार ने निकाल दिया, आपको पता होगा 309 करके एक सेक्शन था आईपीसी में कि कोई आदमी बेचारा डिप्रेशन में चला गया, महिला डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में जाने के बाद उस व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश करी। अब सर वो गया तो बेचारा सुसाइड करने थे, बेचारी सुसाइड करने थी और वो गलती से बच गई, तो ये पहले उसको दवा दारू दे के ठीक करेंगे और उसके बाद उसे 1 साल के लिए जेल भेजेंगे कि भाई तुमने सुसाइड करने की कोशिश करी। तो ये जो नया कानून है इसमें वो सेक्शन ही हटा दिया गया है। एलजीबीटी जो लेस्बियन और गे जो लोग हैं उनके लिए भी 377 इसमें से हटा दिया गया। अब कुछ प्रावधान जो है जो इन्हें जोड़ के रखने चाहिए थे वो अभी भारत सरकार ने जोड़े नहीं, हो सकता आगे की उसमें जोड़ेंगे। तो इन शॉर्ट और इन नटसेल कुल मिला क्या कहेंगे सर जो करा संशोधन में क्या विशेष बातें आगे सामने आई है? अब संशोधन में सर जैसे एक अच्छी चीज निकल के आई है कि कम्युनिटी सर्विस कर दी है सर।
जो छोटे मोटे बेचारों से गलती हो गई या कुछ हो गया, उसमें जेल भेजने की जगह वो आपको कम्युनिटी सर्विस बोल देंगे कि भाई अमुक मंदिर में जाके आप पेड़ लगाइए या खाना खिलाइए या गुरुद्वारे में सेवा करिए। तो मतलब ऐसे खासकर वो स्टूडेंट लोग को जो जिसकी कैरियर खराब हो जाती है, उनसे बच पाएंगे, उनका जो है बचाव हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये जो अभी ये जो कानून बना है इसमें कुछ गलत हुआ है, और किसी भी व्यक्ति को इसका विरोध करना नहीं चाहिए। अभी ये कानून जो है स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी इसके ऊपर आर्गुमेंट करेगी, संशोधन करना होगा तो वो करेगी, बाद में फिर ये पास होगा बिल, इसको राज्यसभा जाएगी, फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बोल्ड स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, और भारत सरकार को मैं इस चीज के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जो आपने काम किया बहुत अच्छा किया, और करते जाइए इस तरह के काम। इससे जो आरोपियों को डरने की जरूरत है वो ये है कि अब हिंदुस्तान में कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगते थे कि आपने मेरी जेब में ये जबरदस्ती रख दिया या मेरे घर में तो ये चीज थी नहीं, आपने ढूंढ ली, तो जब पुलिस वाले सर्च एंड सीजर का काम करेंगे, जब पंचनामा बनाएंगे, जब आदमी का अंग झड़ती पंचनामा ये सब करेंगे, तो उस समय पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी हिंदुस्तान में वो उसी तर्ज पे होगी जो अमेरिका और इंग्लैंड में होती थी। इसके अलावा डिजिटल मीडिया के आने की वजह से आज की डेट में भारत सरकार ने अभी इसमें संशोधन करके जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है या एविडेंस की जो स्टेज है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अलाउ कर दिया। अब सर क्या होता है कि एक पुलिस वाला आज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थाने में है, थोड़े दिन बाद वो उसका ट्रांसफर हो जाता है, ये केस की इन्वेस्टिगेशन करके वो चला जाता है नासिक में, उसको आने में वहां से 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। तो भारत सरकार ने कहा नहीं भाई, हमें जस्टिस देना है जी, तो हम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अलाउ करते हैं। उसी तरह से जेल से आरोपियों को लाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम की जरूरत है, वो पूरा का पूरा जो है उन्होंने खत्म करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अलाउ किया। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा स्टेप था, और आगे भी आप काम करें और नंबर ऑफ जजेस बढ़ाएं, जिससे मेन क्या है, कानून का डर होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है सर। और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में जो है काफी राहत मिल सकती है। बिल्कुल सर जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे विवेक जोशी जी, मुंबई के जाने माने लॉयर हैं, और हम इनसे जो यही चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा में जो बिल पारित हो रहा है कानून के बदलाव को लेकर, किस तरह का कानून है और इससे क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है और क्राइम पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हमारा जो रिक्वेस्ट है एक बार कि आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद जी, धन्यवाद, जय हिंद।